Hello students, this is Anand Shekhar Vasisht and I welcome you all on this channel of Adda 24/7। थोड़ा सा वेट करना पड़ा आप लोग को, और रोजाना की ये इसलिए हो जाता है क्योंकि ये सेशन जो है पैरेलल में दो चैनल पर जाता है, तो वो सेटअप होने में, स्ट्रीम होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, इस वजह से थोड़ा आपको वेट करना पड़ता है। चलो, तो आज का सेशन हमारा दिस इज़ द डे 3 ऑफ कंसेप्चुअल डिस्कशन ऑफ सिग्नल्स एंड सिस्टम्स। इससे पहले हमने कुछ सेशंस में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे। अभी हम आज सिग्नल्स एंड सिस्टम्स के कंसेप्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं, और दिस इज़ द 3rd सेशन। इससे पिछले 2 सेशंस में हमने स्टेप सिग्नल और स्टेप सिग्नल ही के बारे में ही सारा सब कुछ बातें की हैं। आज हम कुछ क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं उससे रिलेटेड, क्योंकि काफ़ी कुछ चीज़ें कवर हो चुकी हैं, और फिर उसके बाद हम यूनिट इम्पल्स सिग्नल के बारे में आज टारगेट करने वाले हैं, उसको भी समझने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं एक बार, ये जो सेशन है ये इंटेलिजेंस ब्यूरो में अभी जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर की जो 797 वैकेंसीज निकल के हैं, अलग अलग कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर देख सकते हो, उसकी प्रिपरेशन को टारगेट करते हुए हम कर रहे हैं। और वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए जो पेपर में क्वेश्चंस आने वाले हैं वो सिग्नल्स एंड सिस्टम्स के कुछ बेसिक क्वेश्चंस बन के आने वाले हैं, इसलिए हम सिग्नल्स एंड सिस्टम्स को के बिल्कुल जीरो से जो टॉपिक्स हैं वो सारे यहाँ पर कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक बार बता दूं वापस से, 9 PM पर जो है ये क्लास शेड्यूल होता है रोजाना लाइव यूट्यूब में, और ये 2 चैनल्स पर, दैट इज SSC अड्डा 247 पर और इंजीनियर्स अड्डा 247 पर रहता है। तो इंजीनियर्स अड्डा 247 पर अदर जो टेक्निकल के अलावा नॉन टेक्निकल पार्ट से रिलेटेड भी सेशंस चल रहे हैं इसी वैकेंसी को टारगेट करते हुए। तो आप अगर इंजीनियर्स अड्डा 24/7 को फॉलो नहीं कर रहे हैं, उन लोगों से बोल रहा हूँ जो SSC अड्डा 24/7 पर इस सेशन को देख रहे हैं, वो लोग इंजीनियर्स अड्डा 24/7 पर भी जाइएगा, और वहाँ पर जाके भी इसी सेशन को अभी बिल्कुल इसी टाइम पे, रियल टाइम पे मुझे वहाँ पर लाइव में आप कनेक्ट होकर के उस सेशन को देख सकते हैं। ठीक है, और उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सो दैट आने वाले टाइम पर कोई सेशंस जो हैं अगर SSC अड्डा 24/7 पर नहीं मिल रहे हैं आपको, तो आपको इंजीनियर्स अड्डा 24/7 पर जरूर मिलेंगे। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं सेशन में। हमने यूनिट स्टेप सिग्नल को करीब करीब कंप्लीटली डिस्कस कर लिया था, कैसे टाइम के साथ t के साथ कुछ मल्टीप्लाई कर दें, प्लस माइनस कुछ कर दें। यूनिट स्टेप सिग्नल UT से रिप्रेजेंट होता है। अगर t के साथ कुछ मल्टीप्लाई कर दें 2t 3t 4t, या नेगेटिव कर दें कुछ -3t, ऐसा कुछ करके, तो हमने समझा था। अगर इसमें कुछ प्लस माइनस कर दें t प्लस समथिंग t माइनस समथिंग, तो क्या इफेक्ट होगा, ये हमने समझा था। अगर t में कुछ प्लस माइनस करने के साथ साथ यहाँ पर मल्टीपल भी कर दें, लाइक -1 मल्टीपल कर दें, या 2 मल्टीपल कर दें, -3 मल्टीपल कर दें, तो क्या इफेक्ट होगा, सब कुछ हम कवर कर चुके हैं। और कंक्लूजन ये निकल के आता है, कंक्लूजन जो यूनिट स्टेप सिग्नल के लिए निकल के आता है वो आता है u के अंदर कुछ भी एनीथिंग। तो कंक्लूजन ये निकल के आता है, ये एनीथिंग जो है अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तो वैल्यू होता है 1, और ये एनीथिंग अगर लेस देन 0 हो तो वैल्यू होता है 0। लेकिन हम एनीथिंग वाले स्केल पर नहीं बना रहे होते हैं, हम बना रहे होते हैं किस स्केल पर, टी स्केल पर। ये टी की फॉर्म में कुछ फंक्शन होगा, तो यहीं से हम समझते हैं कि भाई टी के लिए क्या कंडीशन बनेगी, उससे हमें समझ में आता है टी की किस वैल्यू से ग्रेटर पे या लेसर पर वैल्यू जो है 1 रहनी है। लेकिन 1 तब होगा जब यूटी है, अगर यूटी के साथ कुछ मल्टीपल आ गया 5 3 2, तो यही 5 होकर के ऐसा आ जाएगा। ये हमने चीजें यहां तक कवर की थी, यहां तक की चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। सो हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग ऑल। आज के सेशन में अब आगे की बातें करते हैं। ठीक है, आगे की बातें क्या, कुछ क्वेश्चंस की बात कर रहे थे हम, है ना। एक ये क्वेश्चन था, इसमें यूनिट स्टेप सिग्नल, ये तो आप पता चली गया है, भली भांति परिचित हो चुके हैं हम, यूनिट स्टेप सिग्नल यूटी होता है ना। उसके अलावा ये सिग्नल जो होता है, ये सिग्नल जो होता है ये कौन से होते हैं, मैं आपसे पूछ रहा था। तो अब आगे से ये जो है इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये डेल टी, बोलने को बोलेंगे क्या, डेल टी, ये होता है इम्पल्स फंक्शन, जिसके बारे में आज डिस्कशन भी करेंगे हम, इम्पल्स फंक्शन। अच्छा, ये जो RT है ये होता है रैंप फंक्शन या रैंप सिग्नल, ये होता है रैंप सिग्नल। और ये जो t² UT है ये होता है पैराबोलिक फंक्शन या पैराबोलिक सिग्नल। पैराबोलिक सिग्नल बोल दे या पैराबोलिक फंक्शन बोल दे, एक ही बात है। t² 2 अगर ऐसा करके होता, इसको डेल टी या डेल्टा टी ऐसा करके हम बोलते हैं,
इम्पल्स, ये हो गया रैंप, और ये होता है पैराबोलिक सिग्नल। चलो इसको तो अच्छे से कवर कर चुके हैं हम, इसके बारे में आज बात करना स्टार्ट करेंगे। चलो एक ये क्वेश्चन भी कल कर लिया था ना हमने, ये क्वेश्चन भी कल कर लिया था ना हमने। ये वाला क्वेश्चन का आंसर क्या बन के आया था, इसकी वैल्यू 0 के बाद 5 होगी, इसकी वैल्यू 0 से पहले क्योंकि u माइनस टी आ रहा है -4 होगी, इसकी वैल्यू क्योंकि माइनस टी हो गया है, माइनस टी ऐसा और फिर +1 हो रहा है, यहाँ पे समझो 1 माइनस टी ग्रेटर देन 0, यहां से समझो कि क्या बनेगा -t ग्रेटर देन -1 मीन्स t लेस देन 1। इसकी वैल्यू क्या बनेगी, अगर मैं यहां पर माइनस मल्टीपल कर दूंगा बोथ साइड, ये चेंज हो जाएगा, तो t लेस देन 1 पर इसकी वैल्यू बनेगी 0.8, 1 से कम पर ये बनेगी इसकी वैल्यू 0.8। हमें पूछा है टाइम t इक्वल टू 0.8 पर, तो 0.8 पर क्या होगा, 0.8 पर ये होगा 5, 0.8 पर ये हो रहा होगा 0, 0.8 पर ये हो रहा होगा 0.8, तो 5 प्लस 0.8 ये दोनों रह जाएंगे 5.8। एक बार ये कल कर ही लिया था लास्ट में क्वेश्चन चलते चलते थोड़ा सा हमने स्पीड के साथ, है ना। उसके बाद इस क्वेश्चन की बात करते हैं, आज इस क्वेश्चन की बात करते हैं। फॉर कंटिन्यूअस टाइम डोमेन सेलेक्ट द करेक्ट प्रॉपर्टी, इनमें से करेक्ट प्रॉपर्टी कौन सी है। फर्स्ट बोल रहा है ut इक्वल टू UAT व्हेन a लेस देन 0, ut इक्वल टू UAT व्हेन a ग्रेटर देन 0, ut इक्वल टू UAT प्लस b फॉर a ग्रेटर देन 0, ut इक्वल टू UAT प्लस b व्हेन a लेस देन 0। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। चले क्या बोलते हैं, चलिए इधर से आंसर आने लगा है, शराफत का आंसर आ गया है। अच्छा आज है 15 जून, बस कुछ दिन की बात और है, कुछ दिन और उसके बाद IBGO के डेडिकेटेड बैच में ना केवल सिग्नल सिस्टम बल्कि अदर सब्जेक्ट्स को भी आप कंप्लीटली बिल्कुल जीरो से बेसिक से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर सकते हैं। अड्डा 24/7 की ऐप पर IBGO का एक डेडिकेटेड बैच फैंटम बैच के नाम से आपको नजर आ जाएगा, जिसकी क्लास 19 जून से स्टार्ट हो रही है। तो आप इस बैच को सब्सक्राइब कर सकते हो, उसके लिए आप ये डिस्काउंट कोड यूज में ले सकते हो Y657, बेस्ट प्राइसेज में आपको ये मिल जाएगा। चलो दीक्षा का आंसर भी आ गया यहां पर, देखते हैं। ut इक्वल टू UAT, सबसे पहले तो ut और UAT की बात करते हैं। तो ut क्या होता है, ut होता है जब t ग्रेटर देन 0 हो तो वैल्यू 1, t लेस देन 0 हो तो वैल्यू 0। अगर UAT बोलते हैं इसकी जगह तो क्या बोलेंगे हम, फिर बोलेंगे भाई AT ग्रेटर देन 0 हो तो वैल्यू 1, AT लेस देन 0 हो तो वैल्यू 0। लेकिन a के बारे में यहां पे कांस्टेंट है 2 कि भाई a नेगेटिव है a पॉजिटिव है। अगर a कुछ नेगेटिव आ गया तो ऐसा हो रहा होगा t के साथ कुछ नेगेटिव मल्टीपल होकर आ रहा होगा। हमारा स्केल टी स्केल होता है ना कि नेगेटिव टी स्केल, तो उस नेगेटिव से पॉजिटिव बनाने के लिए आपको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बोथ साइड, और जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव करके आ जाएगा, बट ये साइन चेंज हो जाएगा, ये साइन चेंज हो जाएगा, लेस देन ऐसा करके हो जाएगा। आपको याद आ रहा होगा ना, टी की बजाय अगर माइनस कुछ मल्टीपल करते हैं तो रिवर्सल हो जाता है, मतलब फिर इस तरीके का नजर आएगा। तो ut और UAT इक्वल नहीं रह जाएंगे अगर a नेगेटिव है तो, हाँ ut और UAT इक्वल होंगे अगर a पॉजिटिव है तो, क्योंकि a पॉजिटिव अगर है कुछ तो पॉजिटिव इंटू टी ग्रेटर देन 0, इस पॉजिटिव को 0 में भेज सकते हैं, t ग्रेटर देन 0 ही रह जाएगा, सेम रह जाएगा। हाँ a नेगेटिव होता तो माइनस रह जाता, उस माइनस को हटाने के लिए आपको बोथ साइड नेगेटिव मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो ये चेंज होता, तो पॉजिटिव टाइम के लिए जो आना था वो नेगेटिव के लिए आ जाता, रिवर्सल होकर आ जाता, इसलिए ये गलत है, ये सही है। बाकी अगर 80 प्लस भी कर रहे हो तो अपने आप से वो बाउंड्री चेंज हो जाती थी ना, वो बाउंड्री चेंज हो जाती थी ना, तो ये ऑलरेडी गलत ही है। याद आ रहा है ना, जिस लिमिट बाउंड्री से इस फंक्शन स्टार्ट होता था स्टेप, वो चेंज हो जाती थी ना अगर प्लस या माइनस कुछ करते थे तो, इसलिए ये गलत है। ओनली बी ऑप्शन जो है यहां पर करेक्ट है। हाँ अनुज, अभी तो ये क्लास डेली ही रहेगी।
सर आई हैव मेड मिस्टेक इन फॉर्म फिलिंग, शुड आई फिल अनदर फॉर्म विद सेम नंबर एंड ईमेल आईडी प्लीज। अगर आपने फॉर्म फिल करने में कोई मिस्टेक कर दिया, एक सेशन भी लिया था मैंने इसी से रिलेटेड, शायद पहले भी कुछ किसी को प्रॉब्लम आया था, तो कमेंट सेक्शन में मैंने देख के जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनके जनरली बीच में सेशंस मैं लेते रहता हूँ, सवाल आपके जवाब हमारे में, तो दोनों चैनल पर वो सेशन रहा था। तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम पहले भी थी, तो उसका जो इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके साथ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है उसमें रिप्लाई लिखा हुआ है। अगर आपको लगता है कि वो फॉर्म फिलिंग करने में कोई माइनर मिस्टेक है, लाइक कोई डेट ऑफ बर्थ फिलिंग की मिस्टेक है या कोई ऐसी मिस्टेक है जिसको आप रेक्टिफाई करना चाहते हो, तो आप चाहें तो उसको बाद में भी रेक्टिफाई कर सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। लेकिन माइनर मिस्टेक है, आपको लगता है कि बहुत कुछ आपने गलत कर दिया है, सही करना चाहिए, तो फिर आपको री करना पड़ेगा, वापस से री करना पड़ेगा। आपने पेमेंट नहीं दिया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो अभी तक पेमेंट अगर पे नहीं किया फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, जो नया फॉर्म फिल करो वो नई मेल आईडी से और नए फ़ोन नंबर से होना चाहिए। हाँ, फैंटम वाली जो क्लास है वो 19 जून से स्टार्ट होगी, और मैं जल्दी 19 जून से जो स्टार्ट होने वाला बैच उसका स्टडी प्लान जो है वो आकर के सेशन लेकर के आप लोग के साथ शेयर भी करूँगा कि कैसे रहेगा टाइमिंग उसका, कौन से सब्जेक्ट्स कैसे रहेंगे। फोटो मिस्टेक, ओल्ड फोटो अपलोड। अच्छा, हमारा जो नोटिफिकेशन है उसमें ऐसा मेंशन है कि कुछ ड्यूरेशन है, इतने से पुराना फोटो मत अपलोड करना चाहिए, नहीं तो कुछ नहीं होगा। अगर कर दिया तो कुछ नहीं होगा। वो ओल्ड फोटो जो है उसमें पहचान में तो आ रहे हो ना आपकी, आप ही हो, ऐसा ही है ना, बस किसी और का तो नहीं लग रहा है ना वो, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। हाँ दीपांशु आपका ठीक है, बी ऑप्शन। अच्छा ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े, चले। फोटो में अगर बस यही प्रॉब्लम है कि ओल्ड फोटो अपलोड कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मत घबराओ, कोई दिक्कत नहीं होगी। बट हाँ, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बिल्कुल ही पहचान में ही नहीं आ रहे हो। चलिए नेक्स्ट हम आप बात करना स्टार्ट करते हैं डेल्टा, या जिसको हम इंपल्स फंक्शन बोलते हैं, इसके बारे में। यूटी बोले तो अब जिंदगी भर याद रहेगा, यूटी बोले तो यूनिट स्टेप फंक्शन। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं यूनिट इंपल्स फंक्शन। यूनिट स्टेप फंक्शन को यूटी से रिप्रेजेंट करते थे, इसको डेल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल टी ऐसा। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ये बहुत खतरनाक होता है समझने में, एक बार आगे तो बहुत सिंपल होता है। चलिए ध्यान से समझना इसको, ये कैसा होता है। डेल टी मैं लिख रहा हूं क्योंकि कुछ लोगों को ऑलरेडी पता होगा, जब टी जीरो नहीं होता तो इसकी वैल्यू कुछ होती है, और जब टी जीरो होता है तो इसकी वैल्यू कुछ होती है। चलो, जिन लोग को पता है केवल उनसे पूछ रहा हूं मैं, मुझे बताना जब टी जीरो होता है तो यहां क्या वैल्यू होती है, क्या लिखूं मैं, बस यहां का बता देना एक बार। जिन लोग को पता है उनकी से पूछ रहा हूं, यहां क्या होगा जब टी जीरो होगा तो क्या वैल्यू होगा। बाकी जिन लोग को नहीं पता उनको बिल्कुल जीरो से मैं बताने वाला हूं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, जस्ट फॉर फन, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे याद है कि मैं अपने टाइम पर फोटो क्लिक करवाया था, और मैं उस टाइम पे मेरे बाल बहुत छोटे छोटे हो गए थे, और उस फोटो को मैंने 2-3 साल तक अपलोड किया था। अपना मास्टर्स के टाइम पे भी मैं काउंसलिंग में जा रहा था तो वही फोटो अपलोड किया था, उसके बाद अदर एग्जाम्स में वही फोटो अपलोड, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। कोई बता पा रहा है? नहीं। चलिए, कुछ लोग को शायद याद आ रहा होगा कि जब टी इक्वल टू जीरो होता है तो डेल टी की वैल्यू 1 होती है, और जब टी जीरो नहीं होता तो डेल टी की वैल्यू 0 होती है। ऐसा कुछ लोग को याद आ रहा होगा। अब जो लोग एग्री होते हो बताना कि ये वाला जो मैंने लिखा है सही है। जो लोग इससे एग्री होते हो कि जब टी जीरो है तो वैल्यू 1 होता है, और जब टी नॉन इक्वल टू जीरो है तो वैल्यू 0 होता है। अभी कौन कौन एग्री है इससे? जो लोग एग्री हो जल्दी से थंब लगा देना, जो इससे एग्री हो। अगर आप इससे एग्री हैं तो गलत है, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो वो गलत है। चलिए देखना, डेल टी नहीं, फुल डे नहीं रहेगा क्लास, फुल डे तो खैर नहीं पढ़ सकते हो, कोई पॉसिबल नहीं है ना, तो मल्टीपल स्लॉट्स में रहेगा क्लास, है ना, 1-2 घंटे का, 1.5 घंटे का, इस तरह से स्लॉट्स में रहेंगी क्लास। अच्छा, डेल टी जो होता है इसका अगर समझना है तो थोड़ा सा टाइम अभी इन्वेस्ट करते हैं। डेल टी क्या होता है, आपके सामने मैं एक फंक्शन प्लॉट कर रहा हूं, एक ग्राफ बना रहा हूं आपके सामने, ऑब्जर्व करना, एक रेक्टेंगल बनाया मैंने आपके सामने।
ये जो रेक्टेंगल है इसकी कुछ विड्थ है, मैं ए मान के चल रहा हूं, इसकी कुछ हाइट है, बी मान के चल रहा हूं। बट इस रेक्टेंगल को फोकस होकर के समझना, हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर बन गया हो, बट जो जीरो है ना, जीरो उसके जितना इधर है उतना इधर है, मतलब ये जीरो के सिमेट्रिक एक रेक्टेंगल बनाया है मैंने। अगर मैं पूछूं अब इस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, तो इस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, हाइट इंटू विड्थ। इस रेक्टेंगल का एरिया जो होगा, ये पार्ट कितना ये कवर कर रहा है इस बोर्ड पे, दैट विल बी एरिया जो कि होगा हाइट इंटू विड्थ, ए इंटू बी। अब ये ए इंटू बी 1 है। ये वाला जो रेक्टेंगल मैंने कंसीडर किया है, लेट सपोज कि ये ए इंटू बी जो एरिया बन रहा है ये 1 है। क्लियर है बात? मैं अगर अब यहां पर ऐसा कर देता हूं, मतलब विड्थ को थोड़ा कम कर देता हूं, अब जो नया रेक्टेंगल बन रहा है इसका एरिया तो 1 से कम हो रहा होगा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि एरिया 1 ही रहना है, एरिया 1 ही रखना है। अगर हमें विड्थ को कम कर रहे हैं तो भाई कॉमन सेंस वाली बात है, अगर एरिया अभी भी सेम उतना ही रखना है, विड्थ को कम कर रहे हैं तो हाइट को बढ़ाना पड़ेगा। जितना यहां से कटा है उतना नया एरिया जुड़ा है। इस रेड वाले ट्रायंगल का एरिया भी 1 है, ब्लू वाला ट्रायंगल का एरिया भी 1 तो था ही, मैंने कुछ विड्थ को कम किया, रेड वाला जो नया ट्रायंगल बनाया उसमें हाइट को इस तरह से बढ़ा दिया है कि टोटल एरिया 1 है। अब एक और रेक्टेंगल बना रहा हूं मैं आपके सामने, ये पिंक वाला, विड्थ को और कम कर दिया है मैंने, विड्थ को और कम कर दिया है, एरिया उतना ही रखना है, मींस 1 रखना है, तो हाइट को बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं, हाइट को बढ़ाना पड़ेगा ना। ये वाला रेक्टेंगल जो है इसका एरिया भी 1 है। एक और रेक्टेंगल बना रहा हूं मैं, विड्थ को और कम कर दे रहा हूं, एरिया अभी भी 1 रखना है मेरे को, एरिया अगर 1 रखना है तो हाइट को और बढ़ाना पड़ेगा ना, हाइट बढ़ जाएगी। ये रेक्टेंगल का एरिया भी 1 है। यहां पर जो सारे रेक्टेंगल्स बना रहा हूं उनका एरिया 1 है। इंपल्स सिग्नल जो होता है ना, वो भी एक रेक्टेंगल होता है ऐसे जीरो के अराउंड सिमेट्रिक, बस उसका एरिया भी 1 होता है, बस फर्क ये होता है कि उसकी विड्थ कम होते 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 जीरो हो जाती है, और अगर विड्थ कम होते 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 जीरो हो रही होगी तो हाइट बढ़ते 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 कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। भाई मैं ऐसा कह सकता हूं क्या कि विड्थ इनटू हाइट है एरिया, जो कि रखना है मुझे 1। अब मैं कह दूं कि विड्थ अगर 0 हो गई है तो भाई हाइट क्या होगी, हाइट क्या होगी, तो आप बोलोगे हाइट तो सर 1/0 होगी, फिर मींस इनफाइनाइट। तो इंपल्स सिग्नल जो होता है, यूनिट इंपल्स सिग्नल जो होता है, वो एक रेक्टेंगल होता है सिमेट्रिक अराउंड द ओरिजिन विद एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 1 एंड विड्थ टेंड्स टू 0, सो हाइट टेंड्स टू इनफाइनाइट। ये बात समझ में आई है क्या सब लोग को? विड्थ टेंड्स टू 0, सो हाइट टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन को लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं, यूनिट इंपल्स फंक्शन या यूनिट इंपल्स सिग्नल is a rectangle of area 1 with symmetric around 0 with width tends to 0, so height tends to infinite. चलिए बात क्लियर हुई है क्या? तो अब इसको अब बनाओ फाइनल। वो ये वाला जो ब्लू कलर वाला रेक्टेंगल था ना, ये इंपल्स सिग्नल नहीं है, क्योंकि इसकी विड्थ तो 0 नहीं, बड़ी लंबी चौड़ी विड्थ दिख रही है। ये जो रेड वाला बनाया ये भी इंपल्स नहीं है, रेक्टेंगल तो ये भी है, एरिया 1 तो इसका भी है, लेकिन इसकी विड्थ 0 नहीं है। पिंक वाला भी नहीं है, ब्लैक वाला भी नहीं है, जो है वो अब बनाता हूं मैं। ये ऐसा रेक्टेंगल बनाना है मुझे जिसकी विड्थ 0 है। अगर विड्थ 0 है तो इधर कितना आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। उधर कितना आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। अगर थोड़ा सा भी इधर आ गया तो फिर तो थोड़ी विड्थ बन जाएगी ना। तो इसकी विड्थ 0 होनी चाहिए, मतलब ना उधर देखेगा ना इधर देखेगा, बिल्कुल 0 पर दिखेगा। और हाइट इनफाइनाइट, हाइट इनफाइनाइट तो मैं जिंदगी भर आगे चलता ही रहूंगा, चलता ही रहूंगा, चलता ही रहूंगा, कभी नहीं खत्म होता, इनफाइनाइट तक पहुंच ही नहीं सकता। इसलिए यहां पर हम एक एरो लगा करके शो कर देते हैं कि भाई ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। अब याद आ रहा होगा ना, जिन लोगों ने इंपल्स सिग्नल को देखा होगा, ऐसे एरो लगा के शो किया होता है।
क्लियर है? ये इम्पल्स फंक्शन होता है। ये एरो शो कर रहा है कि ये आगे तक खत्म नहीं होने वाला, कहां तक जाने वाला है, इनफाइनाइट तक जाने वाला है। ये होता है डेल टी का डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन। अब डेल टी की डेफिनेशन बोले तो ये तो गलत साबित हो रही है। टी इक्वल टू जीरो पर ये तो 1 बोल रहा है, हम क्या समझे, टी इक्वल टू जीरो पर इनफाइनाइट है। अच्छा, टी जब जीरो नहीं है, कुछ पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो जीरो है, ये तो क्लियर हो जाता है, क्योंकि विड्थ जीरो अगर हो जाती है तो इस तरफ भी कुछ नहीं होगा, इस तरफ भी नहीं कुछ होगा, इधर तो जीरो होगा, केवल जीरो पर होगा, और जीरो पर 1 होगा। ये अगर सोचते हैं तो गलत बात है, 1 नहीं होगा बल्कि क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। तो अगर डेल टी की सही डेफिनेशन बोले तो क्या होगी, डेल टी जब टी जीरो नहीं है, पॉजिटिव या नेगेटिव इस साइड में, क्योंकि विड्थ जीरो है इसलिए रिजल्ट रहेगा ही नहीं, कुछ भी इधर भी नहीं आएगा रेक्टेंगल, इधर भी नहीं आएगा, जीरो। लेकिन जब टी जीरो है तो रेक्टेंगल वहां होगा, विड्थ जीरो हो है तो जीरो पर तो होगा ही ना, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, इनफाइनाइट। ये करेक्ट डेफिनेशन है। आर सेलर मित्तल कैसी कंपनी है, बस मुझे ये पता है कि जो एलन मित्तल है उनकी कंपनी है, इसके अलावा मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूं, है ना ऋषभ? चलिए, क्लियर है सब लोग को यहां तक? इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स ओनली, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, सबका एक ही पेपर आएगा, अलग अलग नहीं आएगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन वालों का अलग आए और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का अलग है। दीपक, सेम ही पेपर आएगा, और उसी में जो ये सब्जेक्ट्स हैं इन्हीं को हम डिस्कस कर रहे हैं, जो सब्जेक्ट्स आएंगे उसमें। चलिए, डन है सब लोग को ये इंपल्स सिग्नल। अब यहां पर डेल टी मैंने आपको समझा दिया। अगर मैं बोलूं कि 2 डेल टी बताओ, फिर क्या होगा? तो आप बोलोगे सर 2 डेल टी का मतलब डेल टी का दुगना करना है। तो सर जब टी जीरो नहीं था, मींस पॉजिटिव था या नेगेटिव था, तो डेल टी तो था जीरो, जीरो का दुगना तो सर जीरो ही रहेगा। और जब टी सर जीरो था तो इस डेल टी का वैल्यू तो था इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का दुगना भी इनफाइनाइट। इससे तो ऐसा लग रहा है कि डेल टी हो या 2 डेल टी हो सेम होता है, क्योंकि इनफाइनाइट का कितना भी गुना कर दो इनफाइनाइट ही तो रहता है। तो डेल टी और 2 डेल टी तो सर इसका मतलब सेम लग रहा है, क्योंकि जब ये इनफाइनाइट नहीं था, जीरो था, तब तो जीरो का दुगना करके जीरो आ रहा है, और जब ये इनफाइनाइट था तो इनफाइनाइट का दुगना करके भी इनफाइनाइट ही आएगा, है ना? एग्री है इस बात से? फिर फर्क क्या है? लेकिन दिखने में तो अलग लग रहा है, डेफिनेशन के हिसाब सेम लग रहा है, बट फर्क तो होगा कुछ ना कुछ। अगर डायग्रामेटिकली भी समझूं तो मैं बोलूंगा जब टी जीरो नहीं है तो जीरो, और जब टी जीरो है तो इनफाइनाइट। इनफाइनाइट तो मतलब एरो लगा के शो करना है मेरे को, क्योंकि इनफाइनाइट तक तो पहुंच ही नहीं सकता। बट है तो फर्क ना डेल टी और 2 डेल टी में। अब वो फर्क क्या है, यही हमें समझना है, जो डिफरेंस है वही हमें समझना है। तो देखो कैसे समझ सकते हो। जो डेल टी है वो इधर बना रहा हूं मैं, शो करने के लिए मैंने ये रेक्टेंगल शो कर दिया आपको, बट इसकी विड्थ के साथ में ये विड्थ b है और हाइट a है। साथ में मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो b है ये टेंस टू 0 है, और जो a है वो टेंस टू इनफाइनाइट है। दिखाने में यहां पर दिखा रहा हूं मैं, बट इसकी वैल्यू बोल रहा हूं कि भाई ये इनफाइनाइट है। ये दिखाने में दिखा रहा हूं मैं भी, लेकिन इसकी वैल्यू बोल रहा हूं 0 है, और इसका एरिया जो है वो a इंटू बी होगा। अब मैं इसका डबल कर दे रहा हूं, इसका डबल करने का मतलब 0 का डबल तो 0 ही रहेगा, लेकिन a का डबल 2a तक जाएगा कि नहीं? ये 2a तक जाएगा कि नहीं? तो ये 2 डेल टी के लिए मैं डबल कर दे रहा हूं इसको, 2 डेल टी के लिए। और जब ऐसा होगा तो विड्थ तो 0 ही रहेगी, हाइट इन a का दुगना मींस 2a भी आप बोलोगे इनफाइनाइट रहेगा, लेकिन एरिया डबल हो जाएगा कि नहीं? एरिया डबल हो जाएगा या नहीं? तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, 2 डेल टी की वैल्यू तो 1 ही है, लेकिन 2 डेल टी का एरिया जो है, एरिया ऑफ दिस AR, एरिया को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, वो 1 की जगह 2 हो जाएगा। अगर ऐसे मैं 3 डेल टी बोल दूंगा तो इसी का 3 गुना होकर के एरिया जो होगा वो 3 हो जाएगा। ये डिफरेंस समझ में आता है ना? मोहन, वैसे तो अलग अलग एलिजिबिलिटी के लिए क्राइटेरिया तो अलग अलग पेपर होना चाहिए, क्योंकि उसमें यही मेंशन है कि जो पार्ट 1 में 75% रहने वाला है वो आपकी ट्रेड से रिलेटेड रहने वाला है। उसमें ये बोल देता कि टेक्निकल ओनली, तो फिर तो
कहीं से भी आ जाता है, लेकिन ऐसे बोला है आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन, मतलब एसेंशियल क्वालिफिकेशन का मतलब अलग अलग है ना, तो अलग अलग होगा। ऐसा नहीं होगा कि फिजिक्स का भी, बीसीए वाला भी और इलेक्ट्रॉनिक्स का भी और कंप्यूटर साइंस वालों का सबको सेम पेपर हो जाए, ऐसा नहीं होगा। और ऐसा हो गया तो मजे ही मजे हैं, फिर तो मजे ही मजे हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर तो इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को कोई लीड ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को थोड़ा बहुत बेसिक कंप्यूटर्स की रिलेटेड भी नॉलेज रहती है, और वैसे भी कंप्यूटर वालों को और बीएससी वालों को वैसे भी इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए कहीं से मटेरियल वैसे भी नहीं मिल पा रहे हैं, थोड़ा टफ हो रहा है उन लोग के लिए। तो आप लीड कर जाएंगे, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए, क्लियर है यहां तक सब लोग को? तो अब दोनों को डिफरेंट से तरीके से कैसे रिप्रेजेंट करें? बोलने को तो बोलेंगे इनफाइनाइट, लेकिन रिप्रेजेंटेशन में कैसे रिप्रेजेंट करें? तो भाई डेल टी को हम रिप्रेजेंट करेंगे तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि ये इनफाइनाइट है, एरिया 1 वाला, और 2 डेल टी को रिप्रेजेंट करेंगे तो हम करेंगे कि ये भी इनफाइनाइट है, एरिया 2 वाला। अब कैसे एरिया को कैसे शो करें यहां पर? तो इसलिए हम करते हैं इसको 1 की हाइट तक ले जाके छोड़ दो, इसको 2 की हाइट तक ले जाके छोड़ दो। इसका मतलब ये नहीं है कि डेल टी की वैल्यू 1 होती है, इसका मतलब ये है कि डेल टी का एरिया अंडर द कर्व 1 होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि 2 डेल टी की वैल्यू 2 होती है, इसका मतलब ये है 2 डेल टी का एरिया अंडर द कर्व 2 होता है।